वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस। फाइव फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज जिसका 23 पार्ट्स आपके सामने हैं। इसमें इम्पोर्टेंट MCQs आपके सामने आ रहे हैं जो आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में और साथ साथ B.Ed और D.LED की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सभी प्रश्न बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगमकर्ता का विकास जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर विषय से संबंधित हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रॉयड के अनुसार मौखिक चरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल स्टेज कितने वर्ष का होता है। सिगमंड फ्रॉयड का नाम आया है तो थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। सिगमंड फ्रॉयड जो ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे और जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया जिसको इंग्लिश में साइको एनालिसिस कहा जाता है। तो साइको एनालिसिस के अंतर्गत उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया और कई पुस्तकें लिखी जिसमें ड्रीम एनालिसिस और साइको एनालिसिस इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि मौखिक चरण ओरल स्टेज कितने वर्ष का या कितनी अवधि का होता है। तो यह है जन्म से 1 वर्ष तक का होता है। एक ही प्रश्न में आपको कई प्रश्नों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से जिनकी परीक्षा नज़दीक आने वाली है और आप देख रहे हैं और आपने नोटिफिकेशन देखा भी होगा, सुना भी होगा कि CTET की जो परीक्षा होने वाली है उसकी डेट भी निर्धारित हो गई है। तो आप तुरंत जो है उसकी तैयारी में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आप सभी के लिए कि आप इस परीक्षा को पास करें। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि फ्रॉयड के अनुसार एनल चरण जिसको इंग्लिश में एनल स्टेज कहा जाता है कितने वर्ष का होता है या इसकी अवधि कितनी होती है। तो इसकी अवधि होती है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की। अगला प्रश्न है फ्रॉयड के अनुसार फेलिक चरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेलिक स्टेज, यानी कि यह तीसरा चरण है फ्रॉयड के अनुसार। तो इसकी कितने वर्ष का होता है या इसकी अवधि कितने वर्ष की होती है। तो ये है 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की, यानी कि फेलिक स्टेज होता है वो फ्रॉयड के अनुसार 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का होता है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने कि फ्रॉयड के अनुसार लेटेंसी चरण लेटेंसी स्टेज जो है वह कितने वर्ष की या कितनी अवधि की होती है। तो वह 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। पांचवा प्रश्न आपके सामने कि फ्रॉयड के अनुसार जननांग चरण जिसको इंग्लिश में जेनिटल स्टेज कहते हैं ये कितनी अवधि का या कितने वर्ष का होता है। तो यह 12 वर्ष से ऊपर का होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सिगमंड फ्रॉयड ने यहाँ पर यौन अवधियों को 5 भागों में डिवाइड किया। जो बालक की जो यौन अवधियाँ हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया और ये 5 भाग आपके 5 प्रश्नों के रूप में आपके सामने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से जो 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आपके पास तक पहुंच रही है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको अपने सहपाठियों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान में नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट का अध्ययन किसने किया। तो बहुत प्रसिद्ध नाम है, ये कोहलबर्ग के द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का अध्ययन किया गया। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरण बताए हैं। तो नैतिक विकास के जो चरण बताए हैं ये कोहलबर्ग ने ये 6 चरण बताए हैं। इसमें 3 उन्होंने आयाम बताए हैं और 6 उसके स्टेप बताए हैं। इसको ध्यान देखिए, 3 आयाम के अंतर्गत 6 स्टेज उनके द्वारा कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान में गैस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ है। तो बाल मनोविज्ञान में गैस्टाल्ट यानी कि पहले समझ लें कि गैस्टाल्ट जो वर्ड है यह जर्मन भाषा का वर्ड है।
जिसका अर्थ है संपूर्णता, पूर्णता, यानी कि जो चीज़ पूर्ण हो, जिसको इंग्लिश में होलनेस कहा जाता है, वो यहाँ से लिया गया है, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है। तो इसका प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ है, यानी कि गेस्टाल्ट वादी जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो अध्ययन कार्य किया वह है परसेप्शन के ऊपर किया, और इसके जो प्रतिपादक थे वो मैक्स वर्दाइमर थे, जो जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी में एक बर्लिन जगह है, वहाँ के ये निवासी थे। तो उन्होंने इस वाद का, जिसको हम गेस्टाल्ट वाद कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया। कहाँ किया? जर्मनी में किया। उनके दो साथी थे, एक का नाम है कोहलर, जिन्होंने लर्निंग के ऊपर अपने सिद्धांत दिए, और एक साथी और हैं इनके, जिनका नाम है कर्ट कोफका, जिन्होंने स्मृति के ऊपर अपना अध्ययन कार्य किया। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ है, यानी गेस्टाल्ट वाद जो फेमस है वो किस क्षेत्र में है, तो सीखने और दृष्टिकोण में। यहाँ समझिएगा कि सीखने में यानी कि लर्निंग, जिस पर काम किया कोहलर ने, और दृष्टिकोण, यहाँ पर अंतर्दृष्टि शब्द यूज़ करना है इसके बारे में, क्योंकि उनके सिद्धांत को जो कोहलर ने अपना सिद्धांत दिया उसका नाम था लर्निंग इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इतना विस्तृत जानकारी, एक्सप्लेनेशन आपको एक प्रश्न के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिसके द्वारा आपको कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की। अब यहाँ पर 3-4 बातें आपके सामने आएंगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो जो स्थापित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जेम्स मार्क बाल्डविन। इन्होंने बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित पहली प्रयोगशाला जो स्थापित की वो उन्होंने स्थापित की, जिनका नाम है जेम्स मार्क बाल्डविन। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की गई वो विलियम जेम्स के द्वारा अमेरिका में स्थापित की गई, यानी कि अमेरिका में जो प्रयोगशाला स्थापित की वो विलियम जेम्स ने की। लेकिन जो प्रथम वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो जर्मन के प्रसिद्ध संरचनावादी स्ट्रक्चरलिस्ट जो है विल्हेम वुंट और उनके शिष्य टीचनर को दिया जाता है, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, और इसीलिए विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और उसके से संबंधित कई जानकारियाँ आपके सामने आ जाती हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों के व्यवहार का क्या है, बच्चों के व्यवहार का क्या करना है कि वैज्ञानिक अध्ययन करना है और व्यवस्थित अध्ययन करना है, यानी कि साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडीज जो है वो उसकी करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के कितने घटक बताए हैं। तो बाल मनोविज्ञान में फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केवल ये बाल मनोविज्ञान से ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, और मनोविज्ञान की एक शाखा जो अप्लाइड साइंस कहलाती है वो बाल मनोविज्ञान है। इसके अलावा एक शाखा और है जिसको शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन डीएलएड के विद्यार्थी करते हैं, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन जो करते हैं वो बीएड के विद्यार्थी करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट लगभग सभी में समान है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो बाल विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, बाकी सभी कंसेप्ट जो हैं वही हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड के बारे में आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे भी और एक्सप्लेन कर दूँ कि उन्होंने व्यक्तित्व को कितने घटक या व्यक्तित्व के कितने घटक बताए हैं। यहाँ पे जो डायनेमिक कंपोनेंट्स उसके द्वारा बताए गए हैं वो 3 हैं, जिनका नाम है, पहला है इड, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। कभी इसके ऊपर एक जो इसका लेक्चर है वो कभी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा।
तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आने वाले समय में जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर फ्रॉइड की जो साइको एनालिसिस मेथड है इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आपको प्रस्तुत करूँगा। आगे देखिएगा, 12वां प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे ने बच्चों के ज्ञान को किस दृष्टिकोण से समझा। जीन पियाजे का नाम बार बार आपके सामने आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख कर रख लीजिए कि जितने भी संज्ञानवादी हैं, चाहे वो जीन पियाजे हों, ब्रूनर हो, कोहलबर्ग हों, आशुबेल हों, इनका सिद्धांत आपके सामने जरूर आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो उन्होंने क्या समझा, जीन पियाजे ने बच्चे के ज्ञान को किस दृष्टिकोण से समझा, तो वो है जैविक मस्तिष्क और विकास। उन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है या बालक जो होता है वो एक सक्रिय प्राणी होता है और उसकी सक्रियता जो है वह नई नई खोज करती है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है, योजना बनाने की उसके अंदर एक प्रतिभा होती है। तो इसी को उन्होंने कहा कि ये जैविक मस्तिष्क का कार्य है और वो लगातार विकास करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न आपके सामने आता है कि बाल मनोविज्ञान के इतिहास में फ्रॉइड का मनोविश्लेषण किस पर आधारित था। तो बाल मनोविज्ञान के इतिहास में फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषणवाद है वह अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर आधारित था, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड की बात उन्होंने कही या अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस की बात अपने सिद्धांत में, जिसका नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसमें उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि बाल मनोविज्ञान में बच्चों के भावात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रमुख रूप से हुआ। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में बच्चों के भावात्मक विकास का जो अध्ययन है वो अर्नोल्ड गेसेल के द्वारा किया गया। ये नया नाम आपके सामने आ रहा है, अर्नोल्ड गेसेल। उन्होंने भावात्मक विकास का अध्ययन किया बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के संबंध में। आगे आते हैं कि बाल मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण जो है वो अनुभव और अवलोकन द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उन पर आधारित होता है, यानी कि एक तो एक्सपीरियंस के आधार पर और दूसरा अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो साइंटिफिक जो स्टडीज़ की जाती हैं वो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर आपके लिए समझना ज़रूरी है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के अंदर जो अध्ययन किए जाते हैं वो लैब सेंटर्ड भी होते हैं और दूसरा फील्ड सेंटर्ड भी होते हैं। अर्थात ऐसे वो कह सकते हैं इसको कि कुछ अध्ययन ऐसे होते हैं जो फील्ड के अंदर किए जाते हैं, कुछ अध्ययन ऐसे होते हैं जो लैब के अंदर किए जाते हैं। तो ख़ास तौर से अनुभव और अवलोकन के द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से वो फील्ड के अंदर, स्कूल के अंदर किए जाते हैं। इसके अलावा खेल के मैदान में या किए जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर किए जाते हैं। देखा जाता है कि बच्चे किस स्वाभाविक परिस्थिति में किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, जैसा कि जीन पियाजे ने देखा और ब्रूनर ने देखा। उन्होंने अवलोकन के आधार पर अध्ययन कार्य किया। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में नैतिक निर्णय क्षमता किस सिद्धांत से जुड़ी है। तो नैतिक निर्णय क्षमता जो है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। 17वां प्रश्न आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान के इतिहास में जेम्स मार्क बॉल्डविन को किस लिए जाना जाता है। तो जेम्स मार्क बॉल्डविन को संज्ञानात्मक विकास के पहले प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, यानी कि जेम्स मार्क बॉल्डविन जो थे उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है, और साथ साथ संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया, ठीक है। तो उन्होंने प्रारंभिक प्रयोग जो किए वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित थे। 18वां प्रश्न आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान में स्किनर के अनुसार व्यवहार कैसे होता है। तो व्यवहार जो सीखा जाता है, ख़ास तौर से यहाँ पर उन्होंने कुछ टेक्निक बताई, मोटिवेशन की कुछ टेक्निक होती हैं, लर्निंग की कुछ टेक्निक होती हैं, उनको बताया। और स्किनर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवहारवाद को तकनीकी से जोड़ा,
यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पर कि उन्होंने सीखने के प्रारंभिक रूप को जो लिया वो व्यवहारवाद के अनुसार लिया, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके उन्होंने उसको जो मनुष्य या प्राणी की बॉडी की जो मैकेनिज्म होती है उससे जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने कबूतर के ऊपर अपना प्रयोग किया जो पिजन बॉक्स के अंदर किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए, तो जो प्रसिद्ध प्रयोग है उनका वो कबूतर के ऊपर है। उन्होंने प्रयोग करने के लिए पिजन बॉक्स का प्रयोग किया, इसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न है कि सीखना कैसे होता है, यानी कि व्यवहार का सीखना किस प्रकार से होता है, तो वो है पुरस्कार और दंड के माध्यम से होता है। और ये पुरस्कार और दंड जो होता है ये सीधा सीधा पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट से जुड़ा होता है। बच्चे को जब रीइंफोर्स किया जाता है किसी क्रिया को करने के लिए, तो वह उस क्रिया को ज़्यादा अधिक मोटिवेशन के साथ और ऑब्जेक्ट सेंटर्ड करके करता है। तो वहाँ पर पुरस्कार और दंड के माध्यम से उसको रीइंफोर्स किया जाता है क्रिया को करने के लिए, और वह क्रिया जो होती है वो सफल भी हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक रीइंफोर्समेंट लगा हुआ होता है, एक पुनर्बलन दिया हुआ होता है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, बाल मनोविज्ञान के इतिहास में रूसों ने क्या मुख्य योगदान दिया। रूसों का क्या योगदान था, कई बार आपके सामने ये नाम आ चुका है रूसों का। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और प्रकृतिवादी थे। इनका क्षेत्र जो है वो दर्शन के अंतर्गत भी आता है। जब हम दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है और मानवतावाद है, प्रयोजनवाद है ना, इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी रूसों का नाम आता है, क्योंकि रूसों ने एमिल नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें बालक के जन्म से लेकर के उसके वृद्धावस्था तक का एक वर्णन प्रस्तुत किया। और वह वर्णन भी ऐसा था कि जैसा पढ़ करके लगता हो कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक है। तो उन्होंने ये जो बाल विकास के इतिहास में जो मुख्य योगदान दिया, उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण चरण मानना। यानी कि उन्होंने कहा कि रूसों ने कहा कि बाल्यावस्था जो होती है वो जीवन का महत्वपूर्ण चरण होती है, और इसीलिए उन्होंने इस अवस्था को गोल्डन स्टेज भी कहा है। इसका भी ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रूसों का एक कथन आता है कि एडोलेसेंट पीरियड जो है ये एक गोल्डन पीरियड है। सॉरी, जो चाइल्डहुड स्टेज है वह एक गोल्डन स्टेज है। तो उन्होंने बाल्यावस्था पर ज़्यादा फोकस किया। और अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके लिए ऐसे उठाए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक से एक क्वेश्चन बढ़कर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सहायता पहुंचाएंगे, आपको सफलता के बहुत ज़्यादा करीब लाएंगे। बस मेरा उम्मीद आपसे यही है कि आप लगातार इनका अध्ययन करते रहें। इसका अध्ययन में केवल यहीं तक ना रुकें कि आपने डीएलएड की परीक्षा पास कर ली, बल्कि आपको आगे भी जाना है। आपको सीटेट की परीक्षा को पास करना है जो कि 8 फरवरी में होने वाली है। तो वहाँ तक मैं आपको लेकर के चलूँगा इस MCQs के माध्यम से, और ये लगातार सीरीज़ और इस कोशिश करूँगा प्रतिदिन आपके पास तक 1 या 2 वीडियो लगातार पहुंचती रहे आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि 30 प्रश्न जो हैं वो बाल विकास से संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो अब तक आए हैं यहाँ पर वो 23 जो आपके सामने पढ़ा सीरीज़ आ गई हैं, ये आपके डीएलएड की तैयारी के लिए और साथ साथ यूपीटेट की तैयारी के लिए या जो परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती उनके लिए है। ख़ास तौर से जब मैं सीटेट के क्वेश्चन आपके सामने दूंगा तो थोड़ा सा उनका स्तर जो है वो कठिन होगा और वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होगा। तो आगे चलते हैं कि बाल मनोविज्ञान में स्किनर का योगदान किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो स्किनर का जो योगदान है वह मैंने आपको बताया कि स्किनर जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और उनका नाम जो है व्यवहारवाद से या बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि अमेरिका के निवासी थे। इन सब का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत गहनता से पढ़ना है, भूलना नहीं है और किसी संशय में नहीं रहना है
कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा या ये होगा, बल्कि सटीक मैंने विकल्प भी नहीं पढ़े, बल्कि मैंने केवल सटीक आंसर पर आप तक ले गया, जिससे आप प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर आप सीधे सीधे लगा दें। विकल्प कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सही विकल्प जो होगा वो एक ही होगा, क्योंकि स्किनर जो हैं वो जुड़े हुए ही व्यवहारवाद से हैं। ठीक है, तो आपको सटीक उत्तर तक पहुंचना है, बाकी विकल्प पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो इसका सही विकल्प होगा उस तक आपको जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे उम्मीद है कि जो कल की डीएलएड की परीक्षा होने वाली है बाल विकास की, उसमें आप सभी लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।